हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज जो आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। मतलब जो भी बच्चे घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं, वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे टॉपिक जो आपके नीट एग्जाम से रेलेवेंट है या जितने भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 11 12 किसी भी क्लास में आप हो, चाहे आप 13th में क्यों ना हो, आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो आराम से। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और जो भी कराया जा रहा है वो अपना नोट करते चलो। उससे क्या होगा, आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और शॉर्ट नोट्स ही तो काम आते हैं, है ना। एग्जाम को क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स को पढ़ो, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 या आपके फिजिकल केमिस्ट्री के कहूँ फर्स्ट चैप्टर। दोनों बातें एक ही है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर या फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है एंड इम्पोर्टेंट भी है इसके साथ साथ। तो और ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इसमें से मैं देखता हूँ कि इतने इजी इजी, इतने बिल्कुल कहते हैं ना एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसको गलत करते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि बच्चे इसको क्या है, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अंडर एस्टिमेट इस केस में कर देते हैं कि उनको लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मैं भी कर लूंगा, ये तो कोई भी कर लेगा, मैं मुश्किल चैप्टर्स पहले करूंगा। तो देखो, बात आपकी ठीक है कि चैप्टर बहुत ईजी है, बट आपको करने तो सारे हैं ना, करने तो सारे चैप्टर। ऐसा तो नहीं है कि ये कम मार्क्स का आ जाएगा या इसमें से क्वेश्चन आएगा तो वो 2 नंबर का होगा, 4 नंबर का नहीं होगा, या इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, या इस चैप्टर का आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको कम मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, तो सब बराबर है। तो इसीलिए इस चैप्टर की जो अहमियत है ना, वो आप एस्पिरेंट्स को समझनी होगी। और मैं एक चीज आपको फायदे की बताऊं आपके, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बहुत इजी आते हैं। इसमें सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आए। ठीक है, इसी चैप्टर में हम आगे मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी वगैरह में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक कंसेप्ट से। मतलब बिल्कुल जो बेसिक है, मोल कॉन्सेप्ट से भी पहले। अब बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर देते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन तो इसी में से आएगा। अब कभी कभी क्या होता है, पीछे से क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन आता है बिल्कुल ही साइंटिफिक नोटेशन का, या सपोज करो कोई एटम का सिंपल क्वेश्चन आ जाए, कोई मैटर का कोई क्वेश्चन आ जाए। सपोज करो 11th क्लास में भी आ सकता है ना। हम तो वही पूरा अपना कंटेंट रखेंगे ना जो क्लास 11th के भी रेलेवेंट हो और आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए भी रेलेवेंट हो। तो तब उस केस में आप क्या करोगे, तो आपको तो हर चीज के लिए तैयार रहना है ना, क्योंकि आप एस्पिरेंट तो इस चीज के लिए मैंने ये वीडियो में आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, आज फर्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करने वाले हैं और इस चैप्टर में ये बहुत ही इजी चीज है। अगर आपने क्लास 9 10th में चैप्टर पढ़ा होगा ना, मैटर इन अवर सराउंडिंग, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल, तो ये तो फिर आपको बहुत इजी लगेगा। जो इसका बेसिक पार्ट है वो तो और भी इजी है। ठीक है, आपको पता ही है मैटर क्या होता है, आपको पता ही एटम्स है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आपको बस रिवाइज ही तो करना है। तो इतनी सिंपल सी तो चीज है, बस अपना आराम से कॉपी पेन लेके बैठो, लिखते चलो, बस यही तो करना है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आना चाहिए वो ये कि केमिस्ट्री है क्या, क्या है केमिस्ट्री। तो देखो, अगर मैं बिल्कुल बेसिक ढंग से बोलूं, अगर मैं बिल्कुल बेसिक ढंग से बोलूं तो क्या होगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है, विच डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर। ठीक है, क्या बोला, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर क्या है, अब मैटर को समझना है। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी एक मैटर है, मेरी वॉच है, ये भी एक मैटर है, यहाँ पे आपको स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, ये भी एक मैटर है। बस क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकती है कि मैटर की, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड अलग हो सकता है, गैस हो सकता है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, मैटर की भी जो आप स्टेट्स देखते हो ना, वो फिजिकल अलग है, केमिकल अलग है। फिजिकल आप कैसा दिख रहा है उसके बेसिस पे आइडिया लगा सकते हो, कैसी उसकी शेप है उसके बेसिस पे। केमिकल उसकी कंपोजिशन आप देखते हो। तो ये सब ही हम चीजें आज समझने वाले हैं। आपको क्या करना है, बिल्कुल फ्री माइंड से होकर बैठना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बैठना है कि जैसे कि आपको कुछ नहीं आता और आपको आज सीख के जाना है बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
तो मैं पीछे चलता हूँ। हाँ, पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैटर से। ठीक है, तो मैटर होता क्या है वैसे? मैटर मतलब पदार्थ हिंदी में। तो मैटर देखो, कोई भी ऐसी चीज जिसका एक मास हो और जो वॉल्यूम यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका एक वॉल्यूम हो फिक्स्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, यानी कि जिसका कोई वॉल्यूम हो और जिसका मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे कि पेन मैटर है, मेरी ये बॉटल भी एक मैटर है। ठीक है ना, बॉटल के अंदर जो लिक्विड है यानी पानी है वो भी एक मैटर है। ठीक है, अभी हम स्टेट्स पढ़ेंगे तो इसका एग्जांपल फिर से दूंगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो मैटर क्या है आपका, ये समझ आ गया। अब इसकी फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन, केमिकल स्टेट्स हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फिजिकल स्टेट्स की तरफ। एंड ये तो आई थिंक सबको पता होगी इसकी फिजिकल स्टेट क्या क्या होती है। ये तो शायद मुझे बहुत ज्यादा इसमें डिफाइन ना करना पड़े, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो बहुत बार। फर्स्ट आता है सॉलिड, देन लिक्विड, एंड उसके बाद गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक सेकेंड। हाँ, क्या सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इस सब को हम पढ़ने वाले हैं। अब कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। वैसे तो मुझे लगता है 99.9% बच्चों को भी पता होगा जो 9th 10th में पढ़ गया है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। ठीक है ना, सॉलिड मतलब ठोस। या यूं कहूं, अगर मुझे डिफाइन करना हो सॉलिड को तो कैसे डिफाइन करूंगा? जैसे मैंने कह दिया सॉलिड है, मैंने कह दिया माइक सॉलिड है, मैंने कह दिया बोर्ड सॉलिड है। ठीक है, कैसे बोल सकता हूँ मैं सॉलिड है? कैसे पता मुझे कि ये सॉलिड ही है, लिक्विड क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, इसकी एक शेप है। ठीक है ना, इसकी एक शेप है, ये फिक्स है, हम इसकी शेप देख के बता सकते हैं पेन है। ठीक है ना, तो वही चीज है, सॉलिड का एक शेप डिफाइन होगा और एक वॉल्यूम होगा, वो भी डिफाइन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों चीज डिफाइन होगी, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये इतना समझ आया। अब लिक्विड में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना है हमें लिक्विड में, सिर्फ थोड़ा सा। क्या चेंज करना है कि लिक्विड में क्या होगा, आपकी जो शेप है वो डिफाइन नहीं होगी, वॉल्यूम डिफाइन होगा। कैसे? आप कहो कि भैया ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा समझाओ। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये बॉटल है ना हमारी, इस बॉटल के अंदर जो पानी आपको दिख रहा है ना ये, तो सपोज करो 100 ml पानी है, 100 150 ml पानी जितना भी मान लो। अब अगर मैं इसको पलट दूं किसी बाल्टी में, ठीक है, जिसकी शेप अलग है, ऑब्वियसली बॉटल की और बाल्टी की शेप अलग ही होगी। ठीक है, या किसी बड़े कंटेनर में डाल दूं, किसी बड़े टब में डाल दूं, किसी रेक्टेंगुलर शेप के टब में डाल दूं, तो क्या इसकी शेप वैसी नहीं हो जाएगी? पानी तो उतना ही रहेगा, पानी तो थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी शेप तो बदल गई। या मैं इसको फर्श पे डाल दूं तो बहने लगेगा। ये ऐसी की ऐसी शेप में नहीं रहेगा। बॉटल है, बॉटल को मैं यहाँ रख दूं या वहां रख दूं, इसकी शेप नहीं चेंज होने वाली। इसको मैं कहीं भी रखूं ये ऐसी की ऐसी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। और ये सॉलिड के अंदर जो लिक्विड डाल रखा है ना मैंने, वाटर, ये क्या है? ये तो अपनी शेप चेंज कर रहा है, ये तो जिस कंटेनर में जा रहा है उसकी शेप ले रहा है। तो यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप होती ही नहीं है। लिक्विड किस पे डिपेंड करता है? कंटेनर पे। लिक्विड की शेप डिपेंड करेगी कंटेनर कौन सा है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट अनडिफाइंड शेप। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेट रहेगा, लेकिन जो शेप है वो डिफाइन नहीं रहेगी, वो अनडिफाइंड रहेगी। वो डिपेंड किस पे करती है, वो कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती है, किस कंटेनर में हमने उसे रखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं गैस के ऊपर। अब देखो गैस तो बहुत ही सिंपल है, गैस में क्या है, दोनों चीजें डिफाइन नहीं है।
अब जैसे परफ्यूम है, एयर है, कुछ भी है, क्या उसकी कोई शेप है? नहीं। क्या उसके वॉल्यूम को हम नाप सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और वो बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं। ये चीज आपको पता होगी जब आपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया होगा, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा ना, तो आपने थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा अगर आपने उसके डिफरेंस पे ध्यान दिया हो, सॉलिड में क्या डिफरेंस है, लिक्विड में क्या डिफरेंस है, गैस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नहीं भी है तो अब आपको रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अनडिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम, दोनों ही क्या रहेंगे, अनडिफाइंड रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स में क्या ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो ना, गैस में कोई सी भी गैस ले लो, एयर ले लो, ऑक्सीजन ले लो, लिक्विड में वाटर हो गया, ठीक है, और भी कुछ भी लिक्विड ले लो, जो भी लिक्विड है आपका, जूस है वगैरह कुछ भी है। सॉलिड में सब चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, सब कुछ आ गई। ठीक है, तो वो तो बच्चों वाला हो जाएगा ना। अब क्लास 11th में ये तो लिखने के लिए नहीं आएगा कि मैटर बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस बताओ, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना था। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने क्लास 9th में भी ध्यान दिया होगा और यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, कि जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है ना, उसके बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कभी भी। जैसे कि सॉलिड के लिए मैं लिखूं इस टाइप से, ठीक है, मैं थोड़ा सा, ड्राइंग मेरी खराब है, ठीक है, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारे पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज हुए हैं, बिल्कुल एकदम आपस में चिपके हुए हैं। मतलब कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वो बहुत ही ज्यादा होगा। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स एकदम करीब आ जाएंगे और आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉलिड के लिए। दूसरा मैं बनाता हूं यहाँ लिक्विड के लिए। लिक्विड के केस में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी लेस देन सॉलिड, कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बट कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। गैस में क्या होगा, नेग्लेजिबल, इसके तो पार्टिकल्स ही अलग अलग फिरेंगे ना। अभी मैंने क्या बताया था, बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं। तो जो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कभी भी कहां पर हाइयर होगा, सॉलिड में। सबसे ज्यादा कहां होगा, सॉलिड में, और उसके बाद लिक्विड में। ठीक है, ये एल मैंने लिक्विड के लिए लिखा है। ठीक है, गैस के लिए मैं जी बना देता हूँ। तो ये चीज आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी ये, तो आप वैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा और मैं इसमें आगे जाना चाहूंगा। जैसे एक चीज और है, सॉलिड, लिक्विड, गैस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। क्या? आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर्स। जैसे आइस है, सपोज करो यहाँ पर, अब इसको मुझे वाटर में लाना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में लाना है। इसको मुझे लिक्विड फॉर्म में लाना है यहाँ पर। और वाटर से मुझे, वाटर को लिक्विड फॉर्म में ले आया, ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है, सही है, बहुत अच्छा। अब इसको मुझे वेपर्स बनाना है, तो क्या करना होगा, हीट करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे, मतलब इस तरह से वेपर्स लानी है, तो क्या होगा, बॉईल करना होगा। बॉईल करना होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कैसे हुआ। अब देखो, आइस जो है वो सॉलिड है, ठीक है, ये तो सबको पता है ना, सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वेपर्स गैस फॉर्म में है। तो इन तीनों का जो कन्वर्जेशन है उसको हम बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं। कैसे? आइस को अगर मुझे वाटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अरे बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्या करना होगा, मेल्ट कराना होगा। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, मेल्टिंग। क्या हो जाएगा, मेल्टिंग।
अगर मुझे वाटर से आइस बनाना हो, मुझे वाटर टू आइस बनाना हो तो क्या करना होगा, उल्टा करना होगा, फ्रीज करना होगा। वाटर को फ्रीज करते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रीजिंग। तो यहाँ पर दो प्रोसेस मुझे पता चल गया, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। यानी कि आइस को मेल्ट कराओ, वाटर बनाओ, वाटर को फ्रीज कराओ, आइस बनाओ। अब ऐसी वाटर से अगर मुझे वेपर्स बनानी है तो मुझे क्या करना होगा, वाटर से वेपर्स बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, क्या, वेपराइजेशन, या बॉइलिंग भी कह सकते हो। देखो दोनों में लेकिन डिफरेंस होता है, ठीक है। बॉइलिंग हाई टेम्परेचर पे होता है, वेपराइजेशन अगर आपको एवोपरेशन करना है, रुको एक सेकंड मैं लिख ही देता हूँ इसको अच्छे से। पहले मैं बॉइलिंग ही लिखता हूँ, ठीक है। बॉइलिंग, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि सिंपल एग्जांपल लिया हमने। तो बॉईल करेंगे वाटर को तो क्या बना जाएंगे, वेपर्स बन जाएगी, वाटर वेपर्स आ जाती है ना ऊपर। वैसे एवोपरेशन भी कर सकते हैं हम, ठीक है। एवोपरेशन जो होता है वो बॉइलिंग से कम टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग से कम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है ना, ये सबको पता है ना अच्छे से। आपने पढ़ रखा है 9th 10th में। अब वेपर से अगर मुझे वाटर बनाना है तो कंडेंसेशन करना होगा। तब क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन, ठीक है। तो बॉइलिंग, एवोपरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये सब आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको रिकॉल कराया, पढ़ तो आपने 9th 10th में ही लिया होगा वैसे तो। आई होप आपने करा होगा, अब झूठ मत बोलना कि नहीं करा था, ठीक है। कभी कहो कि नहीं भैया हमने नहीं पढ़ा। चलो आगे बढ़े। हाँ, तो ये था हमारा मैटर में फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड गैस, ये हमने अच्छे से कर लिया। अब हम आएंगे नेक्स्ट, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझने वाले हैं कि मैटर की जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या होती है। अभी तक हमने देखी थी फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड गैस, ये हमें समझ में भी आ गया था कि हाँ सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, ये तो हमने 9th 10th में भी पढ़ा था, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, सही है ना। अब केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम केमिकली डिवाइड करने वाले हैं, यानी केमिकल स्टेट्स देखने वाले हैं, वो क्या क्या होगी। बिल्कुल ही सिंपल है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ये दो याद रखो आप। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको दो चीज याद रखनी है मैटर की। हाँ, जो इसके दो पार्ट होंगे ना, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता क्या है। देखो कई बार क्या है कि मिक्सचर्स में से भी क्वेश्चन आ जाता है, प्योर सब्सटेंस में से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें क्या है कि हर चीज के लिए रेडी रहना होगा, ठीक है। किसी भी चीज को हम छोड़ नहीं सकते, और छोड़ना चाहिए भी नहीं यार। आपका एग्जाम है, आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, तो आपको तो तैयारी जीत की करनी है। और तैयारी जीत की कब होगी, जब आपको सब कुछ आता होगा। और सब कुछ कब आएगा, जब आप सब कुछ पढ़ोगे। जब आप ये सोच लोगे कि यार मेरे को मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, मैं तो पिछला सब छोड़ दूंगा, तो फिर आपने अपने आप को मतलब एक तरीके से ईगो में आपने सब कुछ छोड़ के अपना नुकसान किया कि नहीं किया, है ना। तो ये नहीं करना है। अब इसके हमारे दो पार्ट होते हैं बेसिकली। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो होने वाला है हमारा एलिमेंट्स। पहले मैं आपको प्योर सब्सटेंस वर्बली बता दूं क्या होता है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस आपका होता है जिसमें कांस्टेंट कंपोजिशन होती है। कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब कि एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर ये बनने ही वाले हैं, ठीक है। एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर ये बनेंगे, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मिक्सचर्स में क्या होता है, ये एक या एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिला के भी बना सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे NaCl है, आपका नमक है, वो एक कंपाउंड है ना। वाटर क्या है, कंपाउंड है। लेकिन इन दोनों को मिक्स करके मिक्सचर बना देते हैं। अभी हम सारी चीजें देखने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि प्योर सब्सटेंस क्या है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, जो एक ही टाइप के सब्सटेंस को मिला के बनता है। जैसे एलिमेंट है, दूसरा हमारा आता है कंपाउंड। अब आप एलिमेंट्स और कंपाउंड से थोड़ा सा तो फेमिलियर 110% होंगे, अगर आपने 9th 10th में अच्छे से पढ़ाई की है। क्योंकि एलिमेंट्स में आपने जो मेटल नॉन मेटल्स पढ़े हैं वो तो आप सबको पता ही है, पता है ना। तो बस वही तो है। तो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनेंगे। किससे मिलकर बनेंगे, सिंगल टाइप ऑफ एटम से।
तो यहाँ लिख लो सिंपली मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। अब मैंने एटम्स क्यों लिखा, एक एटम क्यों नहीं? अब आप कहोगे कि एक एटम है तो क्या वो एलिमेंट नहीं है? बिल्कुल है। अब आप कहोगे कि अगर मैं H2 लूं, हाइड्रोजन लूं तो, अगर मैं O2 लूं, ऑक्सीजन लूं तो, अगर मैं P4 लिखूं, S8 लिखूं तो क्या वो एलिमेंट होंगे? यही तो क्वेश्चन है। तो एक्चुअली में हाँ, वो एलिमेंट्स होंगे। तो आप कहोगे कि सिंगल टाइप कैसे? अरे सिंगल टाइप का मतलब यह है कि अगर एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है, और वो दो फॉर्म में है, जैसे कि O2 है, ठीक है, जैसे कि P4 है, S8 है, वो अपने खुद के एटम से मिलके बना है, तो वो एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वो H2O आ जाए, दो अलग टाइप के एटम्स मिल जाए, तब वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, तब वो कंपाउंड कहलाता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन क्या एलिमेंट है, ठीक है, फॉस्फोरस P4 फॉर्म में होता है, एलिमेंट है, S8 एलिमेंट है, ठीक है। जो सिंपल रहते हैं, मतलब कि जो सिंपल एटम्स है, वो भी हमारे एलिमेंट तो होते ही हैं। जैसे कि जिंक है, एलिमेंट है। मरकरी है, एलिमेंट है, हाँ है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है क्या है? अब एलिमेंट्स को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं जनरली, और इन तीन पार्ट को हम बोलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं फर्दर। इसे कहाँ लिखें, ऐसे कर देते हैं, चलो। फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल, थर्ड इज मेटलॉइड। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप सबको आइडिया तो है ही कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड क्या है। इसमें से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये 10th में आ चुके हैं। ठीक है ना। जनरली आपने एक चैप्टर भी पढ़ा है मेटल नॉन मेटल, आपको सब पता होगा मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। तो मेटल कौन से होते हैं? जिनमें कंडक्टिविटी हो, जिनमें लस्ट्रस बिहेवियर हो, जिसमें सोनरस बिहेवियर हो, यानी कि उसको, उसका अपना मेटेलिक साउंड होना चाहिए। लस्ट्रस बिहेवियर यानी कि उसकी अपनी चमक होनी चाहिए। कंडक्टिविटी यानी कि वो अच्छे से कंडक्शन शो करें, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रवाहित हो सकते हैं। मतलब ये आप समझते होंगे। ठीक है, जनरली मेटल में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे एस ब्लॉक के, यानी हाइड्रोजन को छोड़ दो, अगर आपने पीरियोडिक टेबल आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो आपके मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, जनरली पी ब्लॉक में आपके मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आ जाते हैं। एक आपका मेटल होता है जो आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, बाकी सॉलिड फॉर्म्स में मिलते हैं। कौन सा? ये क्वेश्चन आपका आता है। कौन सा होता है, जल्दी बता। नहीं याद आ रहा? मरकरी। अरे मरकरी होता है ना। मरकरी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, लेकिन है क्या? मेटल है। जनरली नॉन मेटल हमारे सॉलिड लिक्विड फॉर्म में हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म की जगह लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये एक एक्सेप्शन है, मरकरी वाला। ये आपको याद रखना है। नॉन मेटल्स आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ये सभी आपके नॉन मेटल में आ जाते हैं। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? जो आपके दोनों बिहेवियर शो करे, यानी थोड़ा सा मेटल का बिहेवियर भी शो करे एंड थोड़ा सा नॉन मेटल का भी, यानी मिक्स बिहेवियर शो करता है। मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही बिहेवियर शो करने वाला है। ये हमारा क्या हो जाएगा? मेटलॉइड्स। तो यहाँ तक, अभी तक आपको सब समझ आया कि नहीं? बोलो, बोलो हाँ भैया। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स तो हमने समझ लिए कि हाँ, सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। कंपाउंड्स क्या होंगे? कंपाउंड्स को उल्टा कर दो। उल्टा कैसे कर दो? कि ये एक अलग अलग टाइप के एटम से भी मिलके बन सकते हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ठीक है, इसको बस कर दो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अब इसमें देखो, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं वैसे फर्दर ही। पहला हमारा जो आएगा वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा है
इनऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th में। चैप्टर नंबर 4 था आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, जिसमें आपने कार्बन और उसके एलोट्रोप्स पढ़े थे। थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन का आपको आइडिया होगा। तो आपको थोड़ा सा उसमें आपका आया था, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लाइन में ही था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक को हटा दो तो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इतना तो आपको आइडिया ही है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, या फिर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, ठीक है, यूरिया, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैं नेम लिख देता हूँ इसके, ठीक है, एग्जांपल्स के, जिससे कि आपको याद करने में इजी रहे, है ना। तो एक आता है हमारा CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं लिखूं C2H6, इसको क्या बोलते थे। आपने थोड़ी बहुत तो IUPAC पढ़ी थी ना, बताओ जल्दी। हाँ, इथेन, वेरी गुड। नोटे चेंज करते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा पूछूं, बड़ा एग्जांपल बताओ तो क्या होगा। यूरिया, NH2CO NH2। यूरिया ये भी होता है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट से जो भी हमारे कंपाउंड्स बन रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है। हम्म, यहाँ तक क्लियर है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, है ना, या फिर अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं एक, एग्जांपल लेते हैं चलो। एग्जांपल में आप लिखो, फर्स्ट इज वाटर, सबसे इजी। वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक है। और ले लेते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, NaCl यानी नमक, सभी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक बार इसको अच्छे से देख लो, जो भी लिखा हुआ है ना, एलिमेंट्स, कंपाउंड, जो भी अभी तक किया, एक बार पॉज करके ना आप पढ़ लो। और जो आप नोट्स बना रहे हो ना कॉपी में, उसको छोड़ना नहीं है, उसको जारी रखना है। ठीक है, कभी आप सोचो कि नहीं बस हो गया हो गया, अच्छे से बस पढ़ेंगे, आज मूड नहीं है, ऐसा होता है ना। एक्चुअली मैं भी अपने कॉलेज टाइम में थोड़ा सा ऐसा ही था। मतलब ज्यादातर, मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं कि मतलब पढ़ाई को थोड़ा सा छोड़ते हैं, मतलब कि करेंगे करेंगे, प्रोकास्टिनेशन एक तरीके से कह सकते हैं आप। बट अभी क्या है कि अगर आपको नीट क्लियर करना है ना, तो ये चीज छोड़नी होगी। और वैसे भी अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको तो सेवा करनी है। सेवा मतलब आप समझ रहे हो ना, लोगों को जान बचानी है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो आपको वैसे भी आदत डालनी होगी मेहनत करने की। और प्रोकास्टिनेशन तो इस फील्ड में वैसे भी नहीं चलता है। तो आपको वैसे भी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अपने काम पे फोकस करना होगा। क्या, फोकस। तो फोकस करो। ठीक। नेक्स्ट हम करने वाले हैं मिक्सचर। उससे पहले मेरे को इसको रब करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, आप अगर कुछ छूट जाए तो आप वीडियो में बैक जाके पॉज करके सब कुछ नोट कर सकते हो। ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं मिक्सचर्स पे। मिक्सचर्स क्या होते हैं पहले मैं ये डिफाइन करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कितने टाइप के होते हैं, है ना। पहले मैं बताता हूँ, दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब बताता हूँ मिक्सचर होते क्या है। तो मिक्सचर आपके होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिला के बनते हैं। अब मैं दो प्योर सब्सटेंस को मिला के भी मिक्सचर बना सकता हूँ। कैसे, अभी मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था ना, NaCl, किसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी वो प्योर सब्सटेंस है कि नहीं। अरे प्योर सब्सटेंस में ही था ना। हाँ बोलो। हाँ, एक और एग्जांपल लिखवाया था, वाटर, H2O, लिखवाया था कि नहीं। बस, अब इन दोनों को मिक्स कर दो तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर। ये भी एक मिक्सचर। तो मिक्सचर का खेल यही है कि हम दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करा के भी मिक्सचर बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं होती। क्या नहीं होती, कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं होती है थ्रू आउट, लेकिन प्योर सब्सटेंस में होती है। बस इतना आपको याद रखना है। अब आपसे ये तो नहीं पूछेगा व्हाट इज मिक्सचर, डिफाइन इट, डिफाइन, इसको डिफाइन करने को तो नहीं पूछेगा ना।
हाँ, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस जरूर पूछ सकता है, इसलिए उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला आता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, बताओ। अरे सिंपल है यार, एक गिलास लो, उसमें पानी डालो, और उसी पानी में एक चम्मच नमक डालो और उसे घोल दो, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसी चीनी का भी ले सकते हो, शुगर लो, एक गिलास में डालो पानी के अंदर और उसे मिक्स कर दो, क्या बनेगा, जो भी बनेगा वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है, इसकी दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, अगर आपको आ जाता है लिखने के लिए। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बीच में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। कौन सी कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और ये हमारे नॉन सेपरेबल होंगे, नॉन सेपरेबल। नॉन सेपरेबल का मतलब क्या है भैया, अब आप पूछोगे ना। तो नॉन सेपरेबल का मतलब होता है कि हम अगर इसके अंदर, जैसे मैंने वाटर में नमक मिला दिया, चीनी मिला दी, उसको शेयर करके घोल दिया, अब उसको वापस उसी फॉर्म में लाना, उतने बड़े बड़े दाने चीनी के लाने, वैसे ही नमक के कण लाने बहुत मुश्किल है। विदाउट एनी फर्दर केमिकल प्रोसेस नहीं कर सकते ना। वही चीज मैं बता रहा हूँ कि ये नॉन सेपरेबल है, इसको छान के हम अलग नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन, तो इसीलिए इसको नॉन सेपरेबल बोलते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट इस मिक्सचर में। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, याद रखनी ही है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल सॉल्टी वाटर, अभी मैंने बताया ना, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्टी वाटर, कॉमा, दूसरा मेरा क्या होगा सॉल्टी वाटर के अलावा, शुगर प्लस वाटर। वेरी गुड। हम्म, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मेरा क्या आने वाला है, जल्दी बताओ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब मेरा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और ये सेपरेबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड सेपरेबल। कैसे होते हैं अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, ऐसे थोड़ी कि कोई भी चीज मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे ही बोल रहा हूँ हवा में। नॉन, एक सेकेंड, सेपरेबल का मतलब ये है कि इट कैन बी सेपरेट, मतलब जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उसको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे पानी में अगर मैं रेत मिला दूं, अभी मैं नमक मिला रहा था तो होमोजीनियस बन गया था। अब मैं रेत डाल दूं या कोई भी ऐसी चीज डाल दूं जो उसमें सॉल्युबल ना हो, जो वाटर में सॉल्युबल इजीली ना हो, तो क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन देख लो, वाटर प्लस ऑयल, क्या होता है, हेट्रोजीनियस ही तो होता है ना। अरे बोलो जल्दी, होता है कि नहीं होता, आपने कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन क्लास 9 10th में ही पढ़ा है, भूल गए। चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल, सैंड प्लस वाटर, कॉमा, वाटर प्लस ऑयल। देखो मैं आपको इजी एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि आप कनेक्ट कर सको और आप इसको ना अच्छे से समझ सको, क्योंकि क्या फायदा मेरा पढ़ाने का अगर आपको कुछ समझ ही ना आए, आप उससे रिलेट ही ना कर सको, है ना। तो ये चीजें भी है, एक बार इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट और देता हूँ चेक करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारा हो चुका है, स्लाइड्स में हमने ये एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर दोनों टाइप के हमने देख लिए। नेक्स्ट हम इससे ऊपर उठ के अब आते हैं, कुछ सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, एक एक दो दो मिनट की, बहुत ही इजी चीजें हैं यार। मतलब आप कुछ भी नहीं जानते होंगे ना, जिसने कुछ भी नहीं आता होगा उसको भी ये चीज आती होगी। मतलब ये इतनी इजी चीजें हैं, जैसे यूनिट, आप सबको पता है यूनिट का मतलब क्या होता है। अरे किसी भी चीज को नापने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं ना, जैसे कि अगर मुझे केले को नापना है तो वो डजन में नाप रहा हूँ, चीनी को नापना है तो केजी में नाप रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मास है ना, वॉल्यूम।
अगर लिक्विड है तो हम लीटर में नाप लेते हैं, है ना। और अगर मुझे एक सॉलिड को नापना है तो मीटर क्यूब में, क्यों? क्योंकि फिर मैं लेंथ, ब्रेंथ, हाइट तीनों चीजें देखने वाला हूँ ना। ये बात तो आपको पता होगी ना, ठीक है। तो यूनिट आप बहुत इजीली समझ जाओगे। तो यूनिट आप पढ़ लो एक बार। अ यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स। अब ये जो मैं 7 बेसिक यूनिट आपको बताऊंगा ना, आपको हो सकता है सारी की सारी पता भी हो। मैं बस आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ लो और याद कर लो। 7 यूनिट हैं, ठीक है। ये जो आपको बोर्ड पे दिख रही है, जैसे फर्स्ट है लेंथ, एल से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि फर्स्ट लेटर एल है, ठीक है। मीटर में नापते हैं, सबको पता है, मीटर सेंटीमीटर दो ही यूनिट होती है। ऐसा यूनिट उसमें भी इसकी मीटर होती है, ठीक है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर किसी में भी दिया हो आपको, आपको चेंज किस में करना है? मीटर में चेंज करना है, बस याद रखो, ठीक है। मास है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताता, मास को केजी में नापते हैं, किलोग्राम में। ग्राम में भी दिया हो तो उसको केजी में बदल लो। कैसे बदलना है? 1000 से डिवाइड करके। अरे बिल्कुल आसान है ना, इतना तो 9 10 के बच्चे भी इजीली कर लेते हैं। टाइम सबको पता है, टी सेकंड्स में, आवर्स में हो या फिर आपको मिनट्स में हो, आपको सेकंड में चेंज कर लेना है, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिनट सेकंड में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट आई, ये आपने पढ़ लिया होगा, ओम्स लॉ वगैरह फिजिक्स में। तो आपने, अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखी है तो ये तो फिर आपको सब आना ही चाहिए। जैसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, जिसको केल्विन में नापते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखेंगे, मोल्स की कैलकुलेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे। लुमिनस इंटेंसिटी आईवी कैंडेला, सीडी। तो ये आप याद कर लो, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं आपको याद करने के लिए, मैंने बहुत ही इजी इजी चीजें दी है, याद हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत मुश्किल चीज आपको दे दी है। तो कर लोगे ना याद? बताओ। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है यार, मतलब कि किसी भी चीज को नापने के लिए एक यूनिट होती है, और एसआई हमने एक सिस्टम यूनिट निश्चित कर दी है जिसके थ्रू हम इसको चेंज करेंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में बहुत सारा घपला हो जाता है कि एक एक ही जो यूनिट है, वो मतलब एक ही जो हमारी एंटिटी है उसकी अलग अलग यूनिट दी होती है, तो उसमें क्या है, कंफ्यूजन ना हो, तो हमने एक यूनिट निश्चित कर लिए कि इस सबको इसी यूनिट में रखना है। जैसे एरिया है, अब एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? जैसे मैं स्क्वायर का लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर का क्या होगा? साइड स्क्वायर, ठीक। और सर्कल का लोगे तो पाई आर स्क्वायर। तो आप एरिया किसी का भी निकालोगे तो उसमें एक चीज कॉमन है, साइड के लिए लेंथ, यानी क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। साइड स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। एरिया में पाई आर स्क्वायर, रेडियस, रेडियस के लिए भी मीटर लेते हैं, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। तो यहां से मुझे एक चीज समझ आ गई कि जो एरिया की यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। वो क्या है? वो मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर है ना? क्यों? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ी देर पहले। अब एक डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता है वैसे? डेंसिटी होता है आपका रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। रो इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम, रो से डिनोट करते हैं। तो मास आपका केजी में नापते हैं, मास आपका केजी में नापते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो ये क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, या फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो केजी मीटर की पावर -3, ठीक है। केजी मीटर -3। ओके, आपको समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मास एंड वेट, बहुत ही सिंपल चीज है, मास और वेट क्या होता है। अब देखो, आपको भी पता है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मास निकालना है तो वो बहुत ही इजी है, आप उसको कैलकुलेट भी बहुत इजीली कर सकते हो। बस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है या अमाउंट ऑफ मैटर क्या होता है? मास ही होता है ना। ये तो सबको पता है, तो ऐसा कोई होगा ही नहीं मुझे लगता है पूरी क्लास 11th में जिसको मास ना पता हो और वेट ना पता हो। वेट क्या होता है? बस उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दो, वेट बन गया, W = mg। यानी मास तो आपको पता है 100%, तो W इक्वल्स टू क्या कर दो, बस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, m × g, यानी 9.8। जैसे हम इस प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ पे, तो यहाँ के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है आपका? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम g से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो वहां पे अलग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। बस हम उससे आगे की बात करें क्यों, हम तो अर्थ पे हैं तो अर्थ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अर्थ पे क्या होगा? यही रहेगा।
आपको ये क्लियर है? ठीक है। और देखो, एसआई यूनिट ऑफ मास, ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले, अब कितनी बार बताऊं कि किलोग्राम होती है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम क्या होता है हमारा। वॉल्यूम मतलब कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैटर के लिए बताया था ना, कि मैटर क्या होता है, जो कोई मास हो और जो कुछ ऑक्यूपाई करे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कि क्या हो, उसका एक वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम से आप समझ रहे हो कि मतलब वो कितना स्पेस ले रहा है, वही आपका वॉल्यूम है एक तरीके से देखा जाए तो। वही वॉल्यूम हुआ ना, करेक्ट ना? तो वॉल्यूम क्या है आपका? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, इट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब मतलब कि एल क्यूब, एल क्यूब भी बोल सकते हो, ठीक है। मीटर क्यूब होती है इसकी यूनिट, ये अभी हमने पढ़ लिया था थोड़ी देर पहले। अब वॉल्यूम का जो कन्वर्जेशन है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक यूनिट वॉल्यूम की मैं बात करूं, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं, तो वो 1 ml होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं तो वो 1000 ml होता है। और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है। कैसे पता चलेगा? देखो बहुत ज्यादा आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे याद कर रखा है। मैंने इस तरीके से नहीं, मैंने अपने तरीके से बताता हूँ कैसे याद किया। मैंने याद किया 1 मीटर क्यूब जो होता है आपका, वो 10 की पावर 3 लीटर होता है। क्या होता है? 10 की पावर 3 लीटर। अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करो, यानी कि इसको मुझे चेंज करना है तो क्या लिखना होगा? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 10 10 डेसीमीटर होते हैं। डेसीमीटर क्यूब, और क्यूब था तो 10 की क्यूब, 10 की पावर 3। ये भी 10 की पावर 3 है, ठीक है। ये समझ रहे हो ना? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब हमारा 1 लीटर के बराबर है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 लीटर। यही चीज यहां से आ गई। बस यही तो हमें याद रखना है। और 1 डेसीमीटर यानी 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10। अब और छोटे में जाओ, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इक्वल्स टू 1। तो यानी कि क्या हो जाएगा, वहां पर भी 10 की पावर 3 लगाना पड़ेगा, तब जाके वो इक्वल होंगे ना, एमएल में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल ही तो है ना। उसको एमएल में चेंज कर लो, या फिर उसको 10 की पावर -3 लीटर लिख लो। तो इस टाइप से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इस पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कई कई, लेकिन इतना ज्यादा मतलब मेरे को लगता नहीं है। थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है। अब आते हैं डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी अगर मैं पूछूं, तो बेसिकली जो मास है और पर वॉल्यूम। कैसे बनाई है मैंने डेफिनेशन? फॉर्मूले से। अभी मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था ना, m/v। तो यानी कि अगर 1 लीटर वॉल्यूम अगर मैं ले रहा हूँ, कोई भी कंटेनर में 1 लीटर वॉल्यूम ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसका जो मास होगा, उसका जो मास होगा उसके ऊपर, वो मेरी डेंसिटी होगी। इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि क्या है, वही रो इक्वल्स टू m/v से हम बता सकते हैं ना। ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हमें करनी है। इसका आप एग्जाम्पल के लिए फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका सब कुछ क्लियर रहेगा। फॉर्मूला याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी हो जाएंगे इजीली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है वैसे? टेम्परेचर बताओ। जैसे कि अगर मैं बोलूं आज बहुत गर्मी है, या आज बहुत सर्दी है, तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर पा रहा हूँ? बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पता है तभी तो मैं बता पा रहा हूँ ना कि आज कितनी गर्मी है, आज कितनी सर्दी है। कैसे? सपोज करो 40 डिग्री सेल्सियस चला गया, यानी बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। सपोज करो फिर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी बहुत ज्यादा ठंड हो गई। तो कैसे पता चल रहा है? मुझे टेम्परेचर से ही पता चल रहा है ना। और नॉर्मली अगर आप फिजिक्स पढ़ के आ रहे हो, 9 10 से पढ़ के आ रहे हो, तो आपको टेम्परेचर तो पता ही होगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि 3 कॉमन स्केल है, आपको याद रखने हैं। इस पे कन्वर्जन पे क्वेश्चन आता है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा थोड़ी देर में, रुक जाओ अभी। 3 कन्वर्जन स्केल है, डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन। ठीक है। थर्मामीटर आपने देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल है। 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है, यानी बुखार हो गया, अरे बाप रे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि झूठ झूठ माट का भी बढ़ा देते हैं टेम्परेचर। खुराफाती बच्चे होते हैं, उनको आइडियाज आते हैं तो कहते हैं कि अरे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया, सॉरी 100 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया, अब तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, बहुत बुखार है। 101 हो गया, 102 हो गया। तो वो कैसे करते हैं? ठीक है।
उस चीज को हम छोड़ते हैं। वैसे खुराफाती मैं नहीं था, मैं आपकी बात कर रहा था। टेम्परेचर को देखते हैं फिलहाल। 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 डिग्री केल्विन। अगर मैं मान लो ऐसे भी यूनिट लूँ, सपोज करो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें कितने केल्विन होंगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, सपोज करो 273 केल्विन है, तो उसमें कितने डिग्री सेल्सियस होंगे? सपोज करो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसमें कितने डिग्री सेल्सियस होंगे? तो आप सोचोगे इसको कैसे चेंज किया जाए। उसी चेंज के लिए दो फॉर्मूले हैं। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें लिखना है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस के लिए। अब आप कहो कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, मान लो अगर मुझे फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो मैं डिग्री सेल्सियस में कैसे निकाल सकता हूँ? अरे इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर लिखो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस वो 32 इधर ले आओ, 32 इंटू ये 5/9 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? उल्टा करके 5/9। इस टाइप से मैं फॉर्मूला खुद से भी ड्राइव कर सकता हूँ ना, कर तो सकता ही हूँ। केल्विन का बहुत सिंपल है। केल्विन में निकालने के लिए जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी हो प्लस 273.15 कर दो या 273 कर दो, ठीक है, तो आपका वो केल्विन में आ जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 डिग्री केल्विन। ये सब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी आगे। एक क्वेश्चन तो मैंने रखा भी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे पहले आप इसको अच्छे से देख लो एक बार, लेकिन ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और डिग्री सेल्सियस इक्वल्स F-32 इंटू 5/9। जैसे क्वेश्चन है आपका, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करो डिग्री सेल्सियस में। कैसे चेंज करेंगे आप? मुझे फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता है, F0 है 100 सपोज करो। डिग्री सेल्सियस निकालना है, कैसे निकालूंगा? अभी फॉर्मूला बताया था ना मैंने। क्या लिखेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है -32 इंटू 5/9, यही करना होगा। अरे बताओ ना जल्दी, यही करना है ना? ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट में थी 100, तो 100 - 32 इंटू 5/9 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 68 इंटू 5/9। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 9 7 63, 9 7 63, ठीक है। 9 8 72, तो ठीक है। तो ये कुछ 7.5 आ जाएगा, कुछ 7.5 7.6 आएगा, ठीक है। 7.6 मान लेता हूँ अगर मैं, सपोज करो ऐसी सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। 7.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 38.0, मतलब कुछ 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आएगा। अप्रोक्स अप्रोक्स लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है। तो ये अप्रोक्स 38 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो यानी समझते हो आप, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आप बुखार बोलते हो, यानी डिग्री सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस ही है। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो, मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे करना है। अ मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल? जैसे मैंने अभी आपको करवाया ना सेल्सियस वाला, वैसे ही आपको करना है। तो ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड्स में आपको देता हूँ, आप सॉल्व करो जल्दी से। देखते हैं कौन कौन सही करता है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जल्दी करो। अब तक तो हो गया होगा, वैसे इजी तो था। क्या करना था? देखो यहाँ पर मुझे फ़ारेनहाइट वैल्यू पता है, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट में पता है, डिग्री सेल्सियस में निकालनी है। क्या करते थे? डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। तो बस वही यहाँ पर करना है। 200 दिया है, 200 -32 इंटू 5/9, ये कितना आ जाएगा? 168।
थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन, हाँ, क्योंकि देखो मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हो, आप तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। 9 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 9 × 1 = 9, 7 8 78, तो ये 18.7 या 18.66 आ रहा है जो मुझे लग रहा है। ठीक है, अब इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18×5 = 90 होता है, ये तो सबको पता है। 0.6 की 5 से करते हैं तो 3 आता है, तो ये 93.33 कुछ आ जाएगा, 93.33 डिग्री सेल्सियस, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो कौन सा मैच कर रहा है। 94, वेरी क्लोज बट नॉट, एक ही आ रहा है, 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, सो आगे बढ़े, आई थिंक मुझे आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर भी देखो आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, F/A आपने कर रखा होगा ना। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करते हैं, ये बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है, बस आपको इसके ऐसा यूनिट याद रखनी है। बेसिकली क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। हाँ, इसकी यूनिट कन्वर्जेशन पे क्वेश्चन जरूर आ जाता है कई बार कि बार में कितना होगा, पास्कल में कितना होगा। एटमोस्फेयर मेन होती है इसकी यूनिट, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर को आपने कन्वर्ट करना सीख लिया ना पास्कल में या बार में, बस आपका काम हो गया। वही कन्वर्जेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही चीज पे मैंने फोकस करा है, वही चीज मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे मैंने खुद ने तैयारी की थी ना अपने जेई के टाइम पे, या फिर अपने टाइम पे मैंने जैसे तैयारी की थी, जैसे मैंने केमिस्ट्री की थी, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसको एक बार याद करो। 1 एटमोस्फेयर मतलब क्या है? 1.01325 बार, यानी लगभग 1 बार। यही हुआ ना, 1 एटमोस्फेयर मतलब 1 बार। 1.01 मतलब 1 ही हो गया लगभग लगभग, अप्रोक्सीमेटली 1 बार भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज 1 एटमोस्फेयर = 760 mm Hg, और टॉर में भी 760 ही है। मैं आपको बताऊं, ये दोनों सेम है, सिमिलर। आप एक याद कर लो 760 mm Hg, या एक याद कर लो 760 टॉर, एक ही बात है, दोनों एक साथ खत्म। नेक्स्ट आता है आपका 1 एटमोस्फेयर = 1.01325। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें बस आपको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सारा वही है। 1 बार है, उसमें 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, वही आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये विच कैन बी टेकन अप्रोक्स इक्वल टू 10⁵, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 बार ले लेते थे ना 1.01 को, तो इसको नियरली अप्रोक्सीमेटली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये कन्वर्जेशन क्या है, आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। इस पे कन्वर्जेशन पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, ठीक है, मैं जानता हूँ थोड़ा तेज है, बट और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये फर्स्ट पार्ट मेरे को नियरली 1 आवर के आसपास मुझे करवा देना है। थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा तो वो देखी जाएगी। चलो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं? आपने देखा होगा e⁴, e⁻10, 10⁻7, 10⁻8। अगर मैं कोई ऐसे लिखूं, जैसे सपोज करो 35,000, 35,000, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 35 × 10⁻3 लिख सकता हूँ ना। इजी है, इसलिए मेरे को इजी लग रहा है, इसलिए ऐसे लिख दिया। या 3.5 × 10⁻4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब जो जीरोस है या जो मेरी वैल्यूज बड़ी होती जाती है, उसको मैं क्या करता हूँ, 10 की पावर लिख के इजी कर देता हूँ। तो यही साइंटिफिक नोटेशन में हम दिखाते हैं। अब इसमें क्या है, हमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन समझना है साइंटिफिक नोटेशन में। ये तो लिखना सबको आता है, इतना तो कोई भी कर देता है। मेन है कि हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो मुझे इन दोनों को ऐड करना है, अब ये तो इजी हो गया था, क्यों? क्योंकि दोनों इजी है, दोनों सेम ही है, 3.425, 3.425, बस पावर चेंज है। एक तरीके से देखा जाए तो ये ऐसे होगा, 34250, 10⁻4 मल्टीप्लाई कर दिया ना, 1234, और ये ऐसे होगा 34253, 3 पावर आ गई 123, तो ये कुछ ऐसे होगा। अब इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है ये बताना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी आप देख सकते हो। अब अगर आप ऐसे ऐड करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगता, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो इसको इजी करने के लिए क्या किया, दोनों की पावर सेम कर लो, दोनों की पावर
सेम कर लो, यानी कि इसको भी 10 की पावर 4 बना लो या इसको 10 की पावर 3 बना लो, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो अगर मुझे इसे 10 की पावर 4 बनाना है तो क्या करना होगा, एक पॉइंट पीछे ले जाना होगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा, 0.3425 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना। 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई करो तो यही बन रहा है ना, बस क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 10 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, और बस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3.4 प्लस 0.34, 3.765 इंटू 10 की पावर 4, यानी ये आएगा 37675। और अगर आप इसको ऐड करोगे ना, यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर भी यही मिलने वाला है, चाहे तो आप ऐड करके देख लो। ठीक है, जैसे ऐड करो, 05527246437 3, हाँ सेम ही तो आया। तो ऐसे ऐसे भी सेम आ रहा है, ऐसे भी सेम आ रहा है। ठीक है, ये आपका काम आता है ज्यादा पावर वाले में, जब 10 की पावर 7 8 पहुंच गया, ये तो इजी था, तो ऐसे भी कर पा रहे थे आप। जब आपकी 10 की पावर 8 9 10 हो जाएगी तो क्या करोगे, तो आपको यही काम आएगा, साइंटिफिक नोटेशन का तरीका। ठीक है, क्वेश्चंस कम आते हैं इसके ऊपर, लेकिन समझना जरूरी है। मैंने अभी आपको क्या कहा, आपको डॉक्टर बनना है ना, नीट क्लियर करना है, तो सब समझना है। और सब कुछ आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप ठान लो बस एक बार। ठीक है, एक बार आप ठान लोगे ना, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। अब देखो प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी क्या होता है, सबसे पहले हम एक्यूरेसी समझेंगे। एक्यूरेसी क्या है, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब कि कोई भी मेरे को एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज करो मुझे 2 या 3 ग्रुप्स दे दिए हैं और उसका मुझे कोई ग्राफ दिया है या फिर उसकी मुझे कुछ वैल्यूज दिया है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि उसमें एक्यूरेसी क्या है। इसका मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू निकलेगी ना मेरी, उसमें वो कितनी एक्यूरेट आएगी, मतलब वो बिल्कुल पर्टिकुलेट होनी चाहिए, वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। अब एक हम बोलते हैं ना कि यार इसने जो अपना राय दी वो एकदम एक्यूरेट थी, यार इसने जो मुझे बताया वो एकदम एक्यूरेट था, इसने जो मेरे साथ में मतलब डिस्कशन किया वो एकदम एक्यूरेट था। तो हम कब बोलते हैं, जब हमारी एक्यूरेसी हाई होती है। अब मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन करने की मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है या एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, ये मैं तब कहता हूँ ना, जब मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, या बिल्कुल लगभग क्लोज टू वेरी वेरी करेक्ट कर रहा हूँ, तो वही वही ना एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मेरी यही चीज है। अभी हम इसको और डिफाइन में समझेंगे, जैसे आप कोई निशाना लगा रहे हो तो कितना एक्यूरेट लगा या नहीं लगा, टारगेट पे कितना करीब पहुंचा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रिसीशन क्या होता है, प्रिसीशन होता है मेरा जो भी मैं एक मतलब टास्क कर रहा हूं, मैं उसके कितने क्लोज किया, मतलब जो इसकी एक वैल्यू है। सपोज करो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कोई टास्क मैं कर रहा हूँ उसमें मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया। अब उसकी जो वैल्यू है, यानी कि जो उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और जो मैंने अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली, यानी कि जो एक ऑब्जर्व वैल्यू है और एक जो मैंने अपनी वैल्यू निकाली है, उसके बीच में कितनी क्लोजनेस है, उसको हम प्रिसीशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल की तरह से। ठीक, जैसे यहाँ पर है प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, ये है मेरा टारगेट। तो मुझे यहाँ पर जो है ना तीर फेंकना है, सपोज करो मुझे यहाँ निशाना लगाना है। तो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज का मतलब क्या है कि वो एकदम करेक्टली वहां पर लगे टारगेट पे जाके, ठीक है, और एकदम क्लोज भी हो। जैसे कि यहाँ पर देखो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, देख के ही पता चल रहा है। अब अगर मुझे कुछ ऐसा करना हो कि वो प्रिसाइज तो हो, एक्यूरेट ना हो, प्रिसाइज हो यानी क्लोज तो हो उसके, लेकिन एक्यूरेट हो ना हो, उस पर लगे ना, तो क्या होगा, ये ऐसा होगा कुछ। यानी देखो प्रिसाइज तो है, इसके क्लोज तो है, लेकिन इस पे लगा नहीं, एक्यूरेट नहीं है। ठीक, वैल्यू वही नहीं आई। और अगर एक्यूरेट हो प्रिसाइज ना हो तो ऐसा हो जाएगा, मतलब एक्यूरेटली उस पर लग तो रहा है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। तो ये केस भी हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक है, जो टारगेट है ना बीच वाला, उससे मतलब करीब नहीं है तो प्रिसाइज नहीं है, लेकिन एक्यूरेट तो है कि उसने येलो वाली लाइन को टच किया है। और नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज का मतलब है कि दोनों ही केस ना हो, यानी बिल्कुल इससे बाहर चला जाए। ठीक है, तो ये देख लो, ये बिल्कुल येलो लाइन से बाहर चला गया। अब एक इसी बात पर मजेदार क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है एक बार और फिर उसको ट्राई करेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो,
two students performed the same experiment separately and each one of them recorded two readings. ठीक है, मतलब क्या हुआ, दो स्टूडेंट है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिया, ये अलग अलग, मतलब एक ने पहले किया जाके, दूसरे ने उसके बाद जाके किया, और अपनी अपनी रीडिंग मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड कर ली। सपोज करो कॉपी पेन लेके बैठे थे कि हाँ भाई देख मेरी ये रीडिंग आई है, ला चल तू दिखा तेरी ये है, चल ठीक है मैंने नोट कर ली। सपोज करो मैंने ही नोट कर ली अपने दोस्त के साथ, ये एक ही शर्त लगाते हैं चल कौन सही करता है, होता है ना ऐसा, मतलब स्कूल वगैरह में, तो वही यहाँ पर चल रहा है। विच आर गिवन बिलो, करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज 3 ग्राम। देखो जो भी आपको करेक्ट रीडिंग या फिर ऑब्जर्व वैल्यू दी हो ना, उसको आप हेडलाइन कर लिया करो, उसको हाईलाइट कर लिया करो ताकि इजी रहे। मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट रीडिंग 1 and 2। अब देखो ये तो है मेरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मुझे जो क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन का पार्ट है वो ये वाला है, मुझे इस पे फोकस करना है। दोनों ने जो रीडिंग निकाली है वो ये निकाली है। होता है ना डॉक्टर कभी भी एक्सरे देखता है, रिपोर्ट तो देखता नहीं है पूरी, कई बार क्या करता है सिर्फ एक्सरे देखता है और उसे उसी से पता चल जाता है। तो यही आपको क्वेश्चन में समझना है कि आपको किस चीज पे फोकस करना है। तो यहाँ फोकस किस पे करना था आपको, इस पे, यानी कि जो रीडिंग्स है। अब इस रीडिंग के थ्रू हम बता पाएंगे कि ए और बी में से कौन प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, नहीं है या है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, आप पढ़ लो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। हो जाएगा ना, इजी है वैसे, हो जाना चाहिए आपसे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ ये, थोड़ा सा स्पेस चाहिए था तो ऊपर करना पड़े। ठीक है स्टूडेंट, चलो मैं बताता हूँ, वैसे आपने आंसर निकाल लिया होगा, मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो, आपने सॉल्व भी किया होगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट नंबर 1 के लिए, स्टूडेंट ए के रिजल्ट के लिए। ठीक है, अब एक एक करके देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे पता है इसकी जो रीडिंग 1 आई, R1 आई, वो आई 3.01, और इसकी जो रीडिंग 2 यानी R2 आई वो क्या आई, 2.99, 2.99। अब अगर मैं यहां से देखूं तो क्लोजनेस यानी कि जो मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 3 ग्राम, उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा है, 3 और 3.01 में बहुत ज्यादा क्लोजनेस है, यानी 0.01 का ही डिफरेंस है, बहुत कम। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 3.01 कितना आया, 0.01। यहाँ से भी देखो तो 3 माइनस 2.99, सेम ही आ रहा है ना, 0.01। तो ये तो बहुत ही कम डिफरेंस है, यानी कि क्लोजनेस क्या है, बहुत ज्यादा है, वो मतलब बहुत कम है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है मेजर्ड वैल्यू के, तो ये क्या होगा, प्रिसाइज होगा। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये क्या होगा, प्रिसाइज। अभी मैंने आपको बताया था ना, प्रिसाइज मतलब जो हमारी क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट होती है। दूसरी चीज एक्यूरेसी चेक करो, तो एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं हम, वैसे एवरेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ 2 रीडिंग थी, 3 होती तो 3 का एवरेज लेते हैं। एवरेज लेते कैसे हैं, टोटल जो रीडिंग है उसको ऐड करो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रीडिंग से। जैसे यहाँ 2 रीडिंग है, 3.01 प्लस 2.99, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। और ये कितनी रीडिंग है, 2, तो डिवाइड भी 2 से करेंगे एवरेज के लिए, यही करेंगे ना। चलो अब इसको कैलकुलेट करो, कितना हुआ, 3.01 प्लस 2.99 कितना हो जाएगा, 6। 6/2 कितना आता है, 3। 3 आएगा, आएगा या नहीं बताओ जल्दी। अरे 3 आएगा ना, कंफर्म है यार, बोलो, बोलते ही नहीं हो आप लोग। अब ऐसे ही इसको थोड़ा और ऊपर लेकर जाते हैं। हाँ, देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट बी, स्टूडेंट बी का यहाँ देख लेते हैं। तो स्टूडेंट बी के केस में क्या है कि देखो, इसकी जो R1 है वो है 3.05, और जो इसकी R2 है वो है 2.95।
अब देखो क्लोजनेस देखते हैं पहले, प्रिसीशन है इसमें या नहीं। प्रिसीशन नहीं है तो एक ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसमें भी आपको बी दिए रखा होगा वो गलत हो जाएंगे सारे। पहले प्रिसीशन चेक कर लेते हैं। प्रिसीशन है हमारा 3 से चेक करेंगे। 3.05 कितना आया? 0.05। और इधर से भी देखोगे तो 3 माइनस 2.95 कितना आएगा? 0.05। तो ये देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इससे ज्यादा है। 0.01 था, यहाँ बहुत क्लोज था, यहाँ पर इतना क्लोज नहीं है, 0.05 आ गया। तो यहाँ प्रिसीजन तो नहीं मिलेगा आपको देखने को। क्या नहीं मिलेगा? प्रिसीजन नहीं मिलेगा, यानी ये प्रिसाइज नहीं है, नॉट प्रिसाइज। इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बाय 2 करते हैं वैल्यूज को। 3.05 प्लस 2.95 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6/2 यानी कि 3। हाँ ये एक्यूरेट तो है, ये एक्यूरेट तो है। और एक ही केस में क्या था? एक ही केस में वो प्रिसाइज भी था एंड एक्यूरेट भी था। इस वाले केस में, बी वाले केस में वो एक्यूरेट तो है लेकिन वो प्रिसाइज नहीं है। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए दोनों है, प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी। बी प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है रिजल्ट्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ये गलत हो गया क्योंकि ये तो प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों है। बी देखो रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये सही हो गया। एक और सी डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ये गलत है, वो एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। ऑप्शन डी रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, नहीं। तो एक ही ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कैसे किया। पहले हमने रीडिंग ली एक दूसरे की, चेक किया कि कौन ज्यादा क्लोज है, कौन प्रिसाइज है। उसके बाद फिर हमने उन दोनों का एवरेज लेके, यानी कि हमने चेक किया एक्यूरेसी कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना वीडियो, तो एक बार चैट में लिखना कि हाँ भैया समझ आ गया। ठीक है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं आपको बताऊं ना, जनरली बहुत ही सिंपल है। आप बहुत ज्यादा दिमाग मारोगे, बहुत चीजें पढ़ोगे, डेफिनेशन याद करोगे, कोई फायदा नहीं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट है उनको मान लो सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर वो नॉन जीरो नंबर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जो नॉन जीरो नंबर है उनके बीच में आ रहे हैं ना वो जीरोस, तो वो क्या होंगे? तो वो सिग्निफिकेंट आप मान सकते हो, लेकिन वैसे नहीं मान सकते। तो ये दो चीजें अगर आप समझ गए ना, और भी 2-3 रूल है पर ये दो मेन रूल है, ये 2-3 चीजें आप समझ गए तो बहुत जल्दी आप सिग्निफिकेंट फिगर समझ जाओगे। और कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल चीज है। रूल्स पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब क्या है? सिग्निफिकेंट। अब कोई भी नंबर लो, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए 175 लिया है, मेरा मन कर रहा है मैं कुछ और लूंगा, मैं लूंगा 236, सिग्निफिकेंट है। मैं लूंगा 576, सिग्निफिकेंट है। 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। ठीक है, तो ये सभी आपके जितने भी नॉन जीरो नंबर है ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सेकंड रूल देखो, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखो मैंने आपको बताया था बीच में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर वो पहले आए तो अब क्या है? तो पहले वाले केस में देखो, पहले और बाद में दोनों वाले केस में अलग अलग होता है। पहले वाले केस में होगा अगर वो किसी सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 3 के पहले आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, यानी फिर हमारा सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट होगा 3। एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि अगर मैं एस टाइप से लिखूं 0.05, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? क्योंकि इसके आगे तो जीरो जीरो है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है यानी कि 1। और वैसे सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा वाला है? 5। तो आपको समझ आ गया, जीरो अगर नॉन नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अगर बीच में आ रहे हैं तो होंगे। जैसे थर्ड रूल देखो, जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हाँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि अगर वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ जाए ना जीरोस, तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये कितने होंगे? 4। ऐसी अगर मैं लिखूं 5001, ठीक है, 5.011, तो उसमें भी 4 हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, बहुत ही इजी चीजें हैं।
नॉर्मली आपको मैथ्स आता है नहीं आता ये चीज तो समझ आ जाएगी। फोर्थ देखो, zeros at the end or right of number are significant provided they are on the right side of the decimal point। एग्जाम्पल देखो, 6 सेंटीमीटर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 6 सेंटीमीटर मतलब क्या है? अब देखो केवल 6 सेंटीमीटर भी लिखा होता तो एक अलग चीज होती है, यहाँ 6.00 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 6.00 तक हमें काउंट करना है, यानी कि 6 के बाद कितनी जीरो है? 2, तो कितने हो जाएंगे? एक तो 6 हो गया और 2 जीरो, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं? 3। ऐसी अगर 9.00 दिया होता तो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते, तीनों को काउंट कर लेते। यही कहा जा रहा है ना कि अगर एंड में आ रहा है तो हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट कर सकते हैं। अब अगर लेकिन इसमें एक और केस आता है जो नेक्स्ट रूल होगा, अगर मैं सिर्फ 6 सेंटीमीटर बोल लूँ, 6 सेंटीमीटर, तो अब इसमें 3 नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद ये बताया ही नहीं गया कितने जीरोज आ रहे हैं, तो क्या होगा? इनफाइनाइट, यानी कि ये हो सकता है 6.000000000000। अरे यार ये तो गाना बन गया। 6.00 कितने भी जीरो लगा सकते हैं हम, ठीक है? आप 20 जीरो लगा दो, 30 जीरो, इनफाइनाइट तक लग सकते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 6 पेन्स, या यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 4 पेन्स 40 कॉपीज, यानी कि इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यही हमारा फिफ्थ रूल है कि एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कि इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे अगर हमें पॉइंट के बाद बताया नहीं कितने जीरोस है। ठीक, यही चीज मैं आपको बता रहा था। आगे बढ़ते हैं। ये शायद आपकी लास्ट स्लाइड होगी आई थिंक, और ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करो पहले इसको, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड में तीनों हो जाने चाहिए। वैसे आपको सिर्फ यही तो बताना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। करो। पहले वाले में कितना आया बताओ? 36.7। एक भी जीरो नहीं है, यानी तीनों के तीनों क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, वो 3 है यहाँ पे, क्योंकि एक भी नॉन जीरो नहीं है। तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है ना? 3, 6, 7 तीनों। इसमें देखो 0.000606। अब बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको सबको काउंट करके 7 लिखेंगे। वाह भाई वाह भाई वाह। अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था कि जीरो अगर सिग्निफिकेंट फिगर से बीच में आ रहा है या बाद में आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। पहले आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा। अभी देखो रूल्स में ही बताया मैंने, यहाँ पर देखो, ये सेकंड रूल, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाले जीरोस तो काउंट नहीं होंगे। हाँ, ये जो बीच में एक जीरो आ रहा है ये काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे? 4। अब यहाँ बता दो, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है यार, 2002, यानी कि 2 और 2 के बीच में 2 जीरो है, तो ये काउंट होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। कितना हो गया? 4। ये देखो ना, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। अगर दो सिग्निफिकेंट जीरोस के बीच में आ रहे हैं, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे हैं जीरो, तो वो काउंट होंगे। अगर वो बाद में आ रहे हैं तो भी वो काउंट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पहले आ रहे हैं, प्रिसीड कर रहे हैं, तो नहीं होंगे काउंट पर। तो इन 3 क्वेश्चन से आपको ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं सबसे पहले तो आपको लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा तहे दिल के साथ, कि आपने इस क्लास को बिल्कुल शांति के साथ और बिल्कुल ही डेडिकेशन के साथ किया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि देखो, ये सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। मुझे खुद भी नहीं पता मेरी वीडियो कौन देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, और शायद मैं उनको जानता भी ना हूँ बाय फेस बाय नेम। बट क्या है कि अपना एक कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन क्या हो जाता है कि आप वेट कर रहे हो मेरी वीडियोस का, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखोगे, लाइक करोगे। ठीक है, तो ये ही जो एक कनेक्शन है ना, यही आज की डेट में बहुत ही अच्छी चीज मैं समझता हूँ। मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत लोगों का फायदा हुआ, बहुत लोगों का बेनिफिट भी हुआ है कि अब क्या है कि गांव में बैठकर या बहुत ही छोटी सिटीज में बैठकर भी सपने उड़ान भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है डिस्टेंस से भी। तो ये एक चीज हुई है। और जो स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रांग हो चुका है।
तो इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे और मतलब उसको भी हम एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।